टॉपिक क्या है? समाजशास्त्र। तो सबसे पहली बात है कि समाजशास्त्र है क्या। आपके माइंड में एक इमेज आना बनना चाहिए कि समाज क्या है और समाजशास्त्र क्या है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि समाज जो है वो एक तरह से अमूर्त है, यानी कि वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन समाज में रहने वाले जो लोग हैं, जो उनका व्यवहार है, जो संबंध है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो हमें दिखाई देती है। क्या क्या दिखाई देती है? समाज का व्यक्ति दिखता है, उसके संबंध दिखाई देते हैं और सामाजिक संस्थाएं दिखती है। तो सामाजिक संस्था में क्या क्या आता है? धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, परिवार, विवाह, ये सब क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं। हम यही समझते हैं कि आखिर समाज में ये सब संस्थाएं जो दिखती है, इसका हमसे क्या संबंध है ना। तो इसी का जब हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? समाज शास्त्र। और दूसरी बात है कि अब सवाल ये उठता है कि आखिर समाज शास्त्र विषय की उत्पत्ति क्यों हुई और कब हुई और कहाँ से हुई। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि समाज शास्त्र विषय की जब शुरुआत हुई, वो यहाँ से नहीं हुई, भारत से नहीं हुई। कहाँ से हुई? यूरोप से। तो यूरोप में उस समय के हालात क्या थे जिसकी वजह से समाज शास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई। उसमें सबसे प्रमुख घटना है, एक है जो फ्रांस की क्रांति, और दूसरी प्रमुख घटना है औद्योगिक क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति से इसका संबंध क्या है वो हम समझते हैं। तो देखो, जो फ्रांस की क्रांति है वो कहाँ हुई थी? यूरोप में। यूरोप में एक जगह है फ्रांस, फ्रांस देश का नाम है। तो फ्रांस की क्रांति के पीछे कारण यह है कि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई, तो उससे पहले फ्रांस का समाज कैसा था? फ्रांस का समाज एक तरह से राजा, प्रजा और सामंत में बटा हुआ था, है ना। यानी कि समाज में राजा था, उसके नीचे सामंत था और सबसे नीचे कौन था? आम नागरिक था। तो इस तीनों का संबंध आपस में किस प्रकार था। और बाद में जब फ्रांस की क्रांति हुई, यानी कि तानाशाह जो राजा था उसके खिलाफ जो क्रांति हुई, तो उस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि तानाशाह से जो था राजा था, वो तानाशाह की गद्दी छोड़ देता है। और फिर बाद में जब लोकतंत्र का विकास होता है, तो लोकतंत्र का विकास होने के बाद जो फ्रांस की क्रांति के बाद समाज में परिवर्तन आता है, उसी परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं? समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। हम यहाँ समझेंगे कि जब लोकतंत्र नहीं था, जब वहां पे राजतंत्र था, तो राजतंत्र के समय समाज में असमानता थी। क्या थी? असमानता थी। तो असमानता का अर्थ है कि कुछ लोग बहुत गरीब थे और कुछ लोग बहुत अमीर थे। जब बाद में लोकतंत्र आया तो उस व्यवस्था को बदला गया। उस बदलाव के बाद समाज में क्या उसका असर पड़ा, इसी परिवर्तन को समझने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? समाजशास्त्र विषय का उपयोग करते हैं। और उसके लिए हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से एक औद्योगिक क्रांति है। तो औद्योगिक क्रांति का संबंध किस प्रकार से है? तो औद्योगिक क्रांति का संबंध इस प्रकार से समाजशास्त्र है कि जब उद्योग स्थापित हुए यूरोप में, तो जब धीरे धीरे उद्योग लगने लगे, तो उद्योग लगने के बाद क्या हुआ कि जो ग्रामीण लोग जो पहले गांव में रहते थे, वो गांव से कहाँ चले गए? शहर की तरफ जाने लगे। यानी कि जहां पे उद्योग लगा, लोग गांव से शहर की तरफ जब जाने लगे, तो शहर की तरफ जाने के बाद वहां पे एक अलग प्रकार के समाज का निर्माण हुआ। कहाँ? शहर में। और गांव में इसका प्रभाव ये पड़ा कि गांव का गांव खाली होने लगा, क्योंकि लोग शहर चले गए काम की तलाश में। और उसके बाद क्या हुआ कि जहां पे शहरों में लोग बसे, वहां पर एक अलग समस्या उत्पन्न हुई कि मान लो गरीबी तो थी ही, अब वहां पे स्लम का निर्माण हो गया, जिसको झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं। उसके साथ साथ स्वास्थ्य की समस्या आने लगी, मजदूरों का शोषण भी होने लगा, कम मजदूरी भी मिलती थी। और धीरे धीरे इन सभी परिवर्तनों को समझने की जब आवश्यकता महसूस हुई, तो इसी परिवर्तन को समझने के लिए समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई। यानी कि मान लो कोई लोग मजदूरी कर रहा है दिल्ली में, वो बीमार पड़ गया, लेकिन वहां पे मजदूरी भी कम मिल रही है और बीमार भी है, बच्चे भी दूर हैं, परिवार भी दूर है, इसका प्रभाव पड़ रहा है समाज पे। तो इन्हीं सभी समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई। तो अब आपको समझना यह है कि समाजशास्त्र विषय की जब उत्पत्ति हुई, तो आखिर हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे, है ना। हम किस प्रकार अध्ययन करेंगे? क्या हम सिर्फ एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे या फिर समाज से उसके संबंध का अध्ययन करेंगे? उसके संबंध का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? समाज से उस व्यक्ति का संबंध। मान लो कोई व्यक्ति मान लो बीमार है,
या कोई व्यक्ति मान लो गरीब है, तो क्या हम सिर्फ उस व्यक्ति को जिम्मेवार मानेंगे कि वो व्यक्ति अपने कारण गरीब है, या फिर हम यह भी देखेंगे कि आखिर जो व्यक्ति गरीब है वह गरीब जिस समाज में रह रहा है उस समाज की स्थिति क्या है ना, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का हम आपस में संबंध स्थापित करेंगे। हो सकता है कि जो व्यक्ति गरीब है वह काम की तलाश में डेली जाता है, काम करता है, काम करते करते लेकिन वो उसको अवसर नहीं मिलता है ना, यानी कि जब अवसर नहीं मिलता है वो फिर थक हार के घर आ जाता है, यानी कि वो काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम करने का अवसर नहीं मिलता है। हो सकता है सरकार की नीतियां कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से वो उसकी वजह से भी गरीब है। मान लो स्कूल में कोई तुम पढ़ना चाहते हो लेकिन तुम नहीं पढ़ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे गांव में स्कूल नहीं है, तो तुम अनपढ़ जो हो, क्या अपने कारण से सिर्फ अनपढ़ हो कि सरकार भी जिम्मेवार है? सरकार भी जिम्मेवार है। यानी कि जब किसी समस्या का, यानी कि सामाजिक समस्या का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या उस समस्या के पीछे वह व्यक्ति सिर्फ जिम्मेवार है कि उसके साथ साथ समाज भी जिम्मेवार है, सरकार की नीतियां भी जिम्मेवार हो सकती है, वहां का परिवेश भी जिम्मेवार हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि समाज शास्त्र में सिर्फ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि समाज के साथ उसका संबंध क्या है और किस समाज में पैदा हुआ है, वहाँ का परिवेश क्या है, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, यह सभी बातें उसके लिए जिम्मेवार है। तो ये बात समझ में आई? तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, है ना, तो अगर मान लो आप खड़े हो जाओ, आप मान लो बेरोजगार हो, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, आपसे सवाल यह है कि मान लो आप पढ़ लिख लिए, आपने बीए एमए कर लिया, आपके पास अच्छी डिग्री भी है, लेकिन आप जब काम की तलाश में बाहर जाते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि आपके पास योग्यता है लेकिन उस योग्यता के मुताबिक अवसर नहीं मिल रहा है। तो क्या उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेवार हैं कि समाज का वातावरण और समाज की अर्थव्यवस्था भी जिम्मेवार है? क्या सिर्फ आप जिम्मेवार हैं? क्योंकि उसके लिए कौन जिम्मेवार है? पूरा समाज भी जिम्मेवार है, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी जिम्मेवार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज के साथ साथ हमें वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी समझना है, वहाँ के माहौल को भी समझना है, और धीरे धीरे हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोई भी समस्या का कारण क्या है और उस कारण से उसका संबंध क्या है। समझ में आया? तो जब हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तब हम जान पाएंगे कि आखिर समाज शास्त्र का अध्ययन हम कैसे करते हैं। जब हम समाज शास्त्र की बात करते हैं तो समाज में जो चीज़ें आपको दिखाई देती है, जैसे जाति हो गई, धर्म हो गया, परिवार हो गया, है ना, तो ये सारे समस्याओं को हम अपने तरीके से अध्ययन करते हैं और इसमें समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण मायने रखता है। कौन सा दृष्टिकोण? समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। यानी कि हम अपनी नज़र से नहीं देखेंगे, हम समाज की नज़र से चीज़ों को देखेंगे। जैसे मान लो कोई किसी जाति में पैदा लिया है तो वो उस जाति में पैदा हुआ, उसकी पहचान है, उसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, यानी कि उससे उसका संबंध है, तो उसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। कोई व्यक्ति मान लो गरीब है तो गरीब व्यक्तिगत कारण से भी हो सकता है, लेकिन समाज शास्त्र जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि गरीबी का कारण क्या समाज भी है, क्या सरकार की नीतियां भी जिम्मेवार है, क्या वहाँ का परिवेश इस प्रकार से है कि उसको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इन सभी कारणों को जब हम समझेंगे, इसका मतलब हम समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं। समझ में आया? तो यही तरीका है समाज को समझने का। और जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि धर्म के बारे में अलग अलग विचारक आते हैं। कोई बोलेगा धर्म अच्छा है, कोई बोलेगा धर्म बुरा है, लेकिन धर्म किसी व्यक्ति के लिए अच्छा बुरा नहीं है, वह फिर देखेगा कि धर्म समाज के लिए अच्छा है या बुरा है। समझ में आया? कोई भी समस्या हम उठाएंगे समाज में, सामाजिक समस्या, मान लो अशिक्षा है ना, महिलाओं की समस्या, क्या समस्या महिलाओं की सिर्फ एक महिला की समस्या है कि बहुत सारी महिलाओं की समस्या है कि मान लो नहीं पढ़ पाती हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हम देते हैं, मान लो कि बिहार सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया है सरकारी नौकरी में, है ना, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। जब बिहार सरकार महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देती है तो इसका मतलब है कि उनको नौकरी में आने का अवसर दे रही है। तो इससे मान लो समाज पर क्या असर पड़ेगा, हम इसका अध्ययन करेंगे, यही कहलाएगा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण।